हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू network of job positions, responsibilities and authority at different levels of organization। क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पोजीशन है एक कंपनी के अंदर, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ होता है जहाँ पे अलग अलग लोगों को साइन किया गया होता है और सबको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। दो होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। पहला देखते हैं फंक्शनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? रेफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ द जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की जॉब को जॉब फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑल रिलेटेड टू सिमिलर फंक्शंस आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। एक जैसी सब चीज़ों को एक जगह डाल दिया जाता है और फिर उसको परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर देखा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है और मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। ऐसी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। सूटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब कहाँ कहाँ सूटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल की जब सिंगल प्रोडक्ट होते हैं या स्मॉल प्रोडक्ट रिलेटेड टू द होते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कैरी आउट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करनी होती है, या फिर एक कोई बहुत हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तब फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ दिया जाता है। तो उसकी फ़ायदा क्या है? ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि आप एक काम कर रहे हो और एक ही काम को बहुत स्पेशलाइज तरीके से कर रहे हो, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है और ज़्यादा टास्क भी नहीं करने, तो अगर 4 जने मिलकर एक काम करें तो बहुत अच्छे से होगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी, वही बात आ गई, क्योंकि आप एक्सपर्ट के द्वारा वो काम करवा रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक ही काम को 2 जने नहीं कर रहे, मतलब जो काम एक जने ने कर लिया वो दूसरा जना दूसरा काम ही करेगा। ईज इन ट्रेनिंग। अब आपको ट्रेनिंग देने में ईजी है, क्योंकि ज़्यादा काम तो है नहीं, लिमिटेड काम है, लिमिटेड लोग हैं, तो काम ट्रेनिंग देने में ईजी रहेगा। सुपरवाइजिंग में भी ईजी रहेगा, क्योंकि नैरो सेट ऑफ फंक्शंस गिवन टू बी परफॉर्म्ड। अब एडवांटेज तो होगा, डिसएडवांटेज क्या क्या है? फंक्शनल एम्पायर हो जाएगा कि डिपार्टमेंटल गोल जो होंगे उसको इग्नोर कर दिया जाता है यहाँ पे कभी कभार। तो यहाँ पे फंक्शनल एम्पायर में है, डिपार्टमेंटल गोल्स को हम इग्नोर कर देते हैं। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन में कैसा डिफिकल्टी आएगी? क्योंकि अगर आप बहुत सारे छोटे छोटे टास्क असाइन कर देंगे तो बहुत सारे मतलब छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में काम को डिवाइड कर देंगे, तो कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत मुश्किल होता है। होल्ड अकाउंटेबल, आप अकाउंटेबल होंगे अगर कोई भी मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई गलती हुई, तो फिर कौन डिपार्टमेंट होगा? आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सॉरी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि अगर ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे तो लोग कस्टमर आई मीन जो वर्कर्स हैं उनमें भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि हमें ये डिपार्टमेंट चाहिए, हमें ये डिपार्टमेंट चाहिए। और फॉर एग्जांपल, इफ द सेल डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन द कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमने डिपार्टमेंट में डाल दिया, लेकिन सेल डिपार्टमेंट बोल रहा है हमें फैशनिस्ट कपड़े ही चाहिए, और प्रोडक्शन वाला बोल रहा है नहीं, हम तो नहीं बनाएंगे, हम तो सदाबहार कपड़े ही बनाएंगे। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है टॉप मैनेजमेंट का काम अच्छे से नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे प्रॉपरली, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है। डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ये था फंक्शनल स्ट्रक्चर, अब है डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हेन जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट। एक जॉब एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दी जाती है तो उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है, जहाँ बड़े बड़े प्रोडक्ट लाइन होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक कंपनी के अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का हेडेड बाय द प्रोडक्ट मैनेजर एंड इज टू कैरी आउट द फंक्शनल एक्टिविटीज। हर डिपार्टमेंट का हेड हो जाता है। हर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अब कहाँ सूटेबल होता है? जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हो, मैन्युफैक्चर करने हो, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हर प्रोडक्ट लाइन का डिटरमाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम पता लगा सकें कहाँ एक्सपेंड करना और कहाँ नहीं करना। एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज क्या होंगे? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। एक तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि आपको
क्योंकि क्या हो रहा है कि आप एक एक प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन होगा, आपने डिपार्टमेंट से बांट दिया चीज़ों को, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होगा क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है तो आप हर एक डिवीजन पर एक अलग तरीके से ध्यान देंगे, उनका अलग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो अकाउंटिंग अच्छे तरीके से होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात आई तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज ऑटोनोमस यूनिट, हर एक डिपार्टमेंट एक सेपरेट यूनिट है तो आप फ्लेक्सिबल हैं, आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग वाला काम कर सकते हैं। एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ के लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि आप एक चीज़ के अंदर आप चेंज करना चाहेंगे तो बाकी सब डिवीजन अनचेंज रहेंगे, ये नहीं कि पूरा प्रोसेस ही हिल गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, डिसएडवांटेज क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर के कि डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए तो इन दो डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉफिट्स को लेकर फंड्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई, आप जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाओगे उतना ही ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिएगी और कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, और हमने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इग्नोर कर दिया। अब फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या होने चाहिए। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपके स्ट्रेटजीज अच्छी हो, टेक्नोलॉजी, आपके लोग, आपके प्रोडक्शन साइज, आपका हर चीज़ एक अच्छे तरीके से डिज़ाइंड हो, प्रॉपर तरीके से मैनेज हो, और आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो। तो सिंपलिसिटी आपको सबसे पहली बात है रखनी पड़ेगी, आप एकदम सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखेंगे जो सब लोगों को समझ में आ जाए और लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर सिंपल स्ट्रक्चर होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको पता होगा कि सबका काम क्या है, एंड कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर ईजी तरीके से अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर सेट करा है तो अगर आपने बोल दिया कि पहले आप मेल डालो, मेल के बाद आप उस काउंटर पे जाओ, फिर आप ग्रेवियंस सेल में जाओ, फिर आपके पास एक कॉल आएगा, फिर उस पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो हमने अपने सिस्टम को ही कॉम्प्लिकेट बना दिया पूरा। तो आप जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे अपना सिस्टम उतना ही अच्छे से काम होगा, जल्दी काम होगा और प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी। फ्लेक्सिबिलिटी, आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, मतलब आप चेंज अगर लेना चाहते हो फ्यूचर में तो आप इजीली ला सकते हो क्योंकि आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल है, आपने कोई फिक्स चेंज नहीं रखा है कि यही काम जिंदगी भर चलेगा, इसके अलावा आप कुछ भी चेंज कर दो, आपने हर चीज़ को फ्लेक्सिबल के दायरे में रखा है, हर कॉन्सेप्ट, हर रूल, हर चीज़ को आपने क्या करा है फ्लेक्सिबल की, वी विल चेंज इट व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड, द चेंज विल बी रिक्वायर्ड। तो हर नेसेसरी चेंज लाने के लिए आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, आपको सबको पता होना चाहिए कि सबकी अथॉरिटी क्या है, फिर है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाद में आएंगे, अथॉरिटी सबको पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम क्या अथॉरिटीज़ चलती आ रही हैं, पहले मैनेजर आएगा, उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे कौन होता है, फिर और कौन होता है, सबसे नीचे कौन होता है, तो सबको अपनी अथॉरिटी पता होनी चाहिए कि मेरी क्या औकात है इन सेंस कि मैं कहाँ, मेरी क्या पोजीशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं कितना अपना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इस जगह पर, क्या मुझे पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी है, क्या मुझे काम करना है, किससे मुझे कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। हमको हमारी अथॉरिटीज़ का पता होना सबसे ज़रूरी काम होता है अगर आपको कोई काम अच्छे से करना है तो। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमने जो काम किया है, हमारा सुपीरियर ने हमें ये काम बोला, अगर मैं नहीं कर पाई वो काम तो मैं सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सुपीरियर आगे अपने और मैनेजर जो होगा जिसने बोला है कि आपको ये सारा काम करवाना है उसको रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होती है, दो लोगों के बीच में कमिटमेंट होता है उसकी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमें पता होनी चाहिए कि हम किसको हम रिस्पॉन्सिबल हैं, किस वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सबको अच्छे से पता होना चाहिए। हम उस अकॉर्डिंग ही हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए हर काम के अंदर। अब आगे है प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हम जो है अथॉरिटी, जो टॉप टू बॉटम अथॉरिटी है वो
प्रॉपरली डेलीगेट करें। डेलीगेट मतलब दूसरों को देना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू अथॉरिटाइजेशन ऑफ द मैनेजर टू मेक द सर्टेन डिसीजन। हम मैनेजर को अथॉरिटी देना कि आपके अंडर में क्या क्या काम है, आप कितना डिसीजन ले सकते हो और आप क्या डिसीजन लोगे। अ कॉमन प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ इज दैट मैनेजर ऑफन फेल टू डेलीगेट एडिकेट अथॉरिटी। मैनेजर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि मैनेजर ही गलत डिसीजन लेता है। मैनेजर गलत गलत लोग को गलत काम के लिए रख लेता है और फिर नुकसान उसको भरने पड़ते हैं। तो ये काम मैनेजर के ऊपर है सारा कि वो किस तरीके से अपॉइंट कर रहा है, कैसे डिसाइड कर रहा है, कैसे सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशन दे रहा है, कैसे वो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहता है और प्रॉब्लम्स को कैसे वो ओवरकम करने में मेहनत करता है। तो फिर देखते हैं मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल्स। अब मैनेजर जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजरियल लेवल को बहुत कम रखना चाहिए कि 4 मैनेजर मतलब 4 लेवल्स में 4 पोस्ट के मैनेजर्स हो गए, दैट्स इट। ये नहीं कि आप 10-10, 20-20, 50-50 मैनेजर एक कंपनी के रख रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मैनेजरियल लेवल आप बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपका मैनेजर्स का रेशियो बढ़ेगा नॉन मैनेजर से। नॉन मैनेजर वो होते हैं जो एक्चुअली काम करते हैं और मैनेजर वो होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने वाले ज़्यादा रह जाएंगे, काम करने वाले ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो आपको मैनेजर का लेवल बहुत कम रखना चाहिए नॉन मैनेजर के लेवल से। नॉन मैनेजर आर वर्किंग पीपल, तो वर्किंग ज़्यादा लोग काम करने वाले होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट करने से ज़्यादा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कमांड क्या होता है? डायरेक्शन कौन देता है? आपका मैनेजर देगा आपको। आपको अपना प्लान बताएगा। आपका जो सुपीरियर होगा वो आपसे सब कुछ डिस्कस करेगा कि आपको कमांड करेगा कि आपको ये काम करना है, इतने टाइम में करना है, इस एरिया में करना है। आपको जो भी काम असाइंड होगा उसके बारे में आपको सब बताएगा। तो कंट्रोल डायरेक्शन एंड कमांड का मतलब होता है आपको किस दिशा में काम करना है और आपको क्या काम करना है, उन सब चीज़ों का इंस्ट्रक्शन कौन देगा? आपका सुपीरियर। A combination of ill-related assignments of the work are so long to the particular person and holds a position. अब एक बंदे की उस काम के लिए तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है जब तक वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। जैसे ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ गया वैसे ही वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहाँ लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, इनएफिशिएंसी को हमें दूर रखना चाहिए और हमें कमांड बहुत अच्छे से करना चाहिए। कमांड हम क्या करेंगे कि देख लीजिए, सिमिलरली यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड बाय फॉलोड एंड शुड बी अलाउड मल्टीपल कमांड्स ओनली एज एक्सेप्शन। मतलब मल्टीपल कमांड्स नहीं होंगे, एक जने के ऊपर एक ही बॉस होगा। आपको जिससे कमांड मिलेंगे वो एक ही इंसान होगा जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। अगर आपके 2 बॉस होंगे तो आप क्या होगा, आप किसकी सुनेंगे? फिर दोनों ने अलग अलग बातें बोली तो आप किसकी सुनेंगे? तो आपको एक कमांड एक अच्छे से देना है और आपको डायरेक्शन भी अच्छे से देना है। कमांड करने वाला एक ही जना होना चाहिए, वही आपको अच्छे से डायरेक्ट करेगा कि आपको काम क्या करना है। प्रॉपर एम्फेसिस ऑन द स्टाफ। अब स्टाफ के ऊपर पूरा ध्यान रखना जरूरी है। जो आपका स्टाफ है, जो लोग काम कर रहे हैं, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से पूरे हो जाएं। तो आपको डायरेक्टली देखना है कि आपको क्या 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 काम करवाना है। आप प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, जैसे आपका सेल से रिलेटेड हो गया, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया। अब पर्सनल कोई काम हो, मतलब लोगों का कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो गया। तो ऐसे कामों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा कि वो कैपेबल है कि नहीं है उस पर्टिकुलर काम करने के लिए। और आप उस कैपेबल है तो आप किस पोजीशन पे उसको रखना चाहते हैं, उसको कैसी अथॉरिटी देनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों का ध्यान आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर एम्फेसिस ऑन स्टाफ। अब आपने वो रख लिया स्टाफ, तो वो काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरा वर्क किया है या नहीं किया है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गए 8 पॉइंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।